अपना कोई बच्चा न था। बीवी भी शादी के 2 साल बाद मर गई थी। बीवी से चूंकि उन्हें बहुत मोहब्बत थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की थी। बस तन्हा थे इतनी बड़ी दुनिया में। मगर वो उदास कभी न रहते, हमेशा हंसते और दूसरों को हंसाते रहते। एक बार अंकल चार्ली को शिकार का शौक हुआ। उन्होंने फौरन बंदूक खरीदी, टूनाली बंदूक, कारतूसों की पेटी, एक ताकतवर टार्च जिसकी रोशनी रात में दिन का समा पैदा कर देती। ये सारी चीजें खरीद कर वो घर पहुंचे तो ड्राइंग रूम में उनका गहरा दोस्त टोनी, जिसकी उम्र अभी 10 साल थी, सोफे पर आंखें बंद किए बैठा हुआ था। उसे देखते ही अंकल चार्ली बोले, हेलो माय स्वीट फ्रेंड टोनी। अब देखो प्यारे, मैं क्या क्या चीजें लाया हूँ। बंदूक, हाँ, और ये कारतूस और ये टॉर्च। जानते हो किस लिए? शिकार, हिरन, मुर्गाबी, तीतर, बुटेर, हर रोज तुम्हारी भुने हुए गोश्त की दावत था। बस शुक्रिया। अरे क्या बात है भाई, ये तुम्हारे चेहरे की घड़ी में 12 क्यों बज रहे हैं टोनी? मैं आपसे नाराज हूँ अंकल दोस्त। देखो भाई, अव्वल तो दोस्तों से नाराज नहीं होना चाहिए, और अगर नाराजगी हो भी गई है तो वजह बताओ। आपने कल रात वादा किया था, टोनी मैं सुबह सुबह तुम्हें दरिया की सैर कराऊंगा। मैं तैयार होकर आया तो आप घर से जा चुके थे। वेरी सॉरी मेरे दोस्त। ये सॉरी वरी क्या होता है? वादा खिलाफी बहुत बुरी बात है। बहुत बुरी बात है, और आइंदा मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। हाँ, और हंसते हुए गले लग जाओ। शाबाश माय स्वीट फ्रेंड। और चाय वाय पी तुमने? जी, 2 दफे। गुड। आओ फिर बैठकर जरा शिकार का प्रोग्राम बनाए। मेरा ख्याल है शिकार का इफ्तिताह शेर मारकर किया जाए। तो नहीं, दरअसल मुझे जंगल के दरिंदों को करीब से देखने का बहुत शौक है। हाँ अंकल चार्ली। यस टोनी। पाकिस्तान के जंगलों में शेर नहीं पाए जाते? नहीं पाए जाते। इससे छोटा जानवर? हल्के फुल्के चीते। हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? सवात कलाम से आगे। हाँ, तो जाओ फिर अपनी अम्मी अब्बू से पूछ कर आओ। शिकार पर आज ही जाएंगे। बाई रोड? तो और क्या, अपनी कार ब्रांड न्यू है भाई। हाँ अंकल, आपकी वो कमरे के बराबर कार शिकार के लिए बेकार है। आप ऐसा कीजिए, मेरे अब्बू से जीप मांग लीजिए। नहीं टोनी नहीं, ये मांगने वाली बात गलत है। ऐसा करते हैं दोस्त, एक सेकंड हैंड जीप खरीद लेते हैं। तुम जाके अपना सामान पैक करो, रवानगी आज ही होगी। और प्यारे बच्चों, अंकल चार्ली ने उसी दिन पुरानी के बजाय बिल्कुल नई जीप खरीदी। और दिन ढलने से पहले टोनी और अपने वफादार मुलाजिम जबरू के साथ स्वाद की तरफ रवाना हो गए। जीप मुनासिब रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। रावी का पुल पार करते ही टोनी अंकल चार्ली से कहने लगा, अंकल चार्ली। यस टोनी। आप तो नई जीप को बैलगाड़ी की रफ्तार से चला रहे हैं। ये साहब जी, ये लंबा सफर जी, ये जरा गाड़ी को हवाई जहाज बनाओ ना सरकार। जबरू बेटे। ये जनाब। टोनी फ्रेंड। यस सर। अखबारों में हर रोज किसी न किसी खौफनाक हादसे की खबर छपती है। ये छपती है ना सरकार, रोज छपती। तो बेटे, हादसे सिर्फ और सिर्फ तेज रफ्तारी की वजह से होते हैं, और बहुत सी कीमती जानें जाया हो जाती हैं, बहुत से घर उजड़ जाते हैं। लिहाजा स्पीड बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि सवार जाते जाते बंदा कब्रिस्तान पहुंच जाता है। बच्चों, अभी अंकल का जुमला पूरा भी न हुआ था कि एक वैगन तीर की तरह उनके करीब से गुजर गई। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो आनन फानन नजरों से ओझल हो गई। एक खौफनाक धमाके से पूरा माहौल लरज उठा। यूं लगा जैसे कई मन वजनी बम जमीन पर गिरकर फट गया हो। फिर टोनी, अंकल चार्ली और जबरू ने देखा वही तेज रफ्तार वैगन सामने से आने वाली बस से टकराकर चकनाचूर हो गई थी। बस का अगला हिस्सा भी तबाह हो गया था। हर तरफ जख्मियों की चीखों पुकार थी। ट्रैफिक रुक गई थी और लोग बमुश्किल जख्मियों को खींच कर वैगन और बस से निकाल रहे थे। अंकल चार्ली, टोनी और जबरू भी जख्मियों की मदद करने वालों में शामिल हो गए। इस काम से फारिग होकर जिस वक्त जीप दोबारा मंजिल की तरफ रवाना हुई तो अंधेरा फैल चुका था। टोनी और जबरू बिल्कुल खामोश थे। उनके जहनों में अभी तक जख्मियों की चीखों पुकार गूंज रही थी। अंकल चार्ली ने उनकी तरफ देखा। ये बच्चा लोग चुप क्यों बैठे हो यार, बातें करो। उस हादसे के बाद मूड ऑफ हो गया है अंकल। हादसे तो होते ही रहते हैं टोनी फ्रेंड। बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक
बेशुमार हादसे इंसान की जिंदगी में आते हैं। देखो, हादसे की वजह याद रखो, बाकी सब भूल जाओ। जबरू, ये हुक्म सरकार। कोई मजेदार का लतीफा सुनाओ दोस्त। ये लतीफा सुनाओ सरकार। हाँ सुनाओ। ये सरकार, ये शेर और ये गधा जंगल में रहते थे सरकार। उनकी आपस में बड़ी दोस्ती जनाब, बड़ी दोस्ती, ऐसी दोस्ती जैसी आपकी और जनाब टोनी साहब की है सरकार। अरे जबरू, पहले ये बता, हम दोनों में से खोता कौन है और शेर कौन है? ये मेरा बाप में किधर फंस गया है? वो जी आप दोनों ही शेर, गधा मैं सरकार। और बच्चों, इसी तरह हंसते हंसाते अंकल चार्ली, टोनी और जबरू स्वाद पहुंच गए। क्योंकि लंबे सफर की थकन थी ना, इसलिए एक रात उन्होंने होटल में आराम किया और दूसरे दिन अलग सुबह तैयार होकर तीनों शिकार के लिए रवाना हो गए। दोपहर से पहले वो एक घने जंगल में पहुंच चुके थे। कई मील पैदल सफर करने की वजह से तीनों की भूख जाग उठी थी। चुनाचे एक चश्मे के किनारे बैठकर उन्होंने चपली कबाब खाए, चश्मे का ठंडा पानी पिया और कुछ देर सस्ताने के लिए टोनी और अंकल चार्ली तो नरम नरम घास पर लेट गए और जबरू एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। नीचे काफी गहराई में बहता हुआ दरिया सूरज की रोशनी में यूं लग रहा था जैसे पिघली हुई चांदी बह रही हो। अचानक जबरू ने देखा चीते के दो छोटे छोटे बच्चे चट्टान से जरा फासले पर एक दरख्त के नीचे एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था हो रहे। कभी एक गिर जाता है तो दूसरा उसकी दुम खींचता है, फिर गिरा हुआ उठता है और वो उससे कुश्ती लड़ना शुरू कर देता है। जबरू ने सोचा इन दोनों को पकड़कर साथ ले जाया जाए। वो चट्टान से उतरा और कदमों की आवाज पैदा किए बगैर आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिर अचानक झपट कर उसने चीते के दोनों बच्चों को दोनों हाथों में जकड़ लिया और जो ही वो बच्चों को लेकर चार्ली की तरफ भागा, खौफनाक घुर्राहट के साथ चीते की माता उसके सामने। जबरू के कदम रुक गए, जिस्म कांपने लगा। वो बौखलाए हुए लहजे में बोला, ये चीते की चीटी बेगम, ये मेरा ख्याल तो इन बच्चों की अम्मा। हाँ, मैं तो आपके प्यारे प्यारे शोने शोने बच्चों के साथ थोड़ा खेल मेल रहा था जी। हाँ, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। और बच्चों, ये कहकर जबरू ने दोनों बच्चों को फेंका और चीखता हुआ भाग लिया। ये बचाओ बचाओ, मेरे को बचाओ। क्या हुआ जबरू, क्या हुआ? वो सरकार, ये चीता, ये चीती दो छोटे छोटे चीतों की वादा सरकार, वो मेरे ऊपर हमला करी सरकार। मैं मुश्किल अपनी जान बचाकर इधर को भागा। तुम उसके पास क्यों गए थे? ये मेरा बदनसीबी मेरे को खींच के ले गई। वो चेहरे, मेरे को क्या पता था कि चीते बच्चों की खोखर अम्मा भी उधर खरीद के अंदर मौजूद। अच्छा, आप कांपना बंद करो ताकि सफर शुरू किया जाए। हमें सूरज डूबने से पहले रास्ता पहुंचना है। ये सरकार, वो चीता की अम्मा दोबारा अपने पीछे आ गई तो क्या होगा सरकार? अरे कुछ नहीं होगा जबरू, अगर वो आ भी गई तो बंदूक हमारे पास है। ये मैं बोलता हूँ, अपन यहीं से वापस चलते ही सरकार। हम यह हिरन का गोश्त खाने को आए ना, हो सकता है कोई शेर किस्म का जानवर अपने को खा जाए। यार जबरू, हम तो तुम्हें बहुत बहादुर समझते थे, मगर तुम तो एकदम बुज़दिल हो। ये ऐसा नहीं बोलो टोनी साहब, ये जबरू पागल हो सकता है, गधा हो सकता है, मगर बुज़दिल कभी नहीं हो सकता। तभी तुम्हारे पैर अभी तक कांप रहे हैं जबरू। ये पैर कांप रहे सरकार, ये पैर खौफ से नहीं सर्दी से कांप रहे बोलता हूँ मैं। अच्छा, फिर चलो। और बच्चों, एक बार फिर अंकल चार्ली, टोनी और जबरू खतरनाक तंग पहाड़ी रास्तों से गुजरते रेस्ट हाउस की तरफ रवाना हो गए और 4 बजे के करीब बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़े रेस्ट हाउस में पहुंचे। रेस्ट हाउस के चौकीदार ने देखते ही खुशी भरे लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। भाई चौकीदार साहब, हम लोग शिकार खेलने आए हैं यहाँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जनाब, शिकार तो ये तो बहुत। कौन कौन से जानवर हैं यहाँ? चीता है, छोटा सांप, जंगली मोरग है, तीतर है और थोड़ा थोड़ा बारहसिंगा है। ओ बस ठीक है, गुड। आप लोगों के लिए चाय तैयार करूं साहब जी? वेरी गुड आइडिया, फौरन तैयार करो। और हाँ देखो, हम शिकार के मामले में जरा अनाड़ी हैं। हाँ साहब जी, बिल्कुल फिक्र नहीं करो, शिकार के वक्त हम आपके साथ होगा। बंदूक हमारा पास भी है, निशाना भी हमारा कभी खाता नहीं जाता। चाय पीकर आप लोग थोड़ा आराम करना, सूरज डूबने के बाद शिकार का वास्ते जाएंगे। ये मुझ खान चौकीदार, ये अंधेरे में शिकार? वो अंधेरा मंधेरा किधर है यार, आज चांद का 14वीं तारीख और फिर रात के पहली पहर।
जब चांदनी हर तरफ फैली हुई थी, ये लोग शिकार के लिए रवाना हो गए। चौकीदार बंदूक हाथ में लिए आगे आगे था और बाकी तीनों उसके पीछे पीछे। जंगल में झिंगुरों की आवाज के साथ साथ कभी कभी गीदड़ों के रोने की आवाज भी सुनाई दे जाती। काफी देर चलने के बाद चौकीदार ने हाथ के इशारे से तीनों को रोक दिया। सामने जरा फासले पर झाड़ी की आड़ में आग की तरह जलती हुई दो खौफनाक आंखें नजर आ रही थी। सामने झाड़ी का अंदर चीता है साहब, और वो हम लोग पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार है। फिर अब क्या करना चाहिए? तुम कुछ नहीं करो, हम उस पर गोली चलाएगा। तुम जल्दी से दरख्त के पीछे चला जाओ, जल्दी करो। अब वो झाड़ी में नहीं है चौकीदार। आपको पता नहीं साहब, ये बहुत मक्कार जानवर है, हमेशा अचानक हमला करता है। आज हम में से किसी का मौत है या फिर वो खाना खराब का मौत है। सर, ये मेरा ख्याल है चीते से माफी मांगकर अपन लोग वापस ही चलते जनाब। फिर वही बुजदिलों जैसी बातें जबरू। ये मैं जी किसी चीते के हाथों उसके दांतों से टुकड़े टुकड़े होकर नहीं मरना चाहता हूँ। ये अबे क्या ये जरूरी है वो तुम्हारा ही इंतखाब करे? मैं हूँ, टोनी है, चौकीदार है। ये मुझे आप तीनों से प्यार है। मैं चाहता हूँ सभी जिंदा वापस लौट चले साहब। अंकल चीतों से मार देंगे अंकल। होश से काम लो टोनी। चौकीदार को पूरी तरह झंझोड़ रहा था। बंदूक उसके हाथ से गिर चुकी थी। चौकीदार जमीन पर गिरा हुआ था, मगर वो खाली हाथों से चीते का मुकाबला कर रहा था। जमीन पर गिरकर बेहोश हो चुका था। टोनी सर से पैर तक किसी नाजुक शाख की तरह कांप रहा था। अंकल चार्ली ऐसे में बंदूक लेकर आगे बढ़े। 1 फुट के फासले पर खड़े होकर उन्होंने चीते के सर का निशाना लिया और आंखें बंद करके लबलबी दबा दी। खौफनाक आवाज फिजा में गूंजी और चीता जमीन पर गिरकर दौड़ने लगा। जख्मी चौकीदार तेजी से उठा, करीब पड़ी हुई बंदूक उठाई और गोली चीते के सीने में उतार दी। खत्म हो चुका था। चौकीदार के बाजू और सीने पर चीते के पंजों से लंबी और गहरी खराशें पड़ गई थी, जिनसे खून बह रहा था। अंकल चार्ली ने फौरन फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसकी मरहम पट्टी की, थर्मोस में से काफी पीने के लिए दी। शदीद जख्मी होने के बावजूद चौकीदार के चेहरे पर इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी। उसने जमीन पर पड़े हुए जबरू को देखकर कहा, क्या यह भी जख्मी है साहब? नहीं दोस्त, ये बेहोश है, खौफ से बेहोश हो गया है। वैसे तो हमारा छोटा साहब ठीक है साहब, जो इतना खौफनाक मंजर देखकर भी अपने पैरों पर तो खड़ा है। ये बात नहीं है बहादुर चौकीदार, जब चीता तुम्हें भंबोड़ रहा था ना, उस वक्त मैं भी बेहोश होने लगा था। हाय चौकीदार साहब, सवाल ये है कि मुर्दा चीते और बेहोश जबरू को रेस्ट हाउस तक कैसे ले जाया जाए? हाँ देखो साहब जी, बुज़दिल आदमी के साथ हमको बिल्कुल हमदर्दी नहीं। हम अपना दुश्मन चीते की लाश उठाएगा। ठीक है भाई, तुम चीते की लाश उठाओ, मैं अपने बेहोश जबरू को उठाता हूँ। बुज़दिल सही, लेकिन आदमी वफादार है। फिर बच्चों, जितनी देर में अंकल चार्ली, टोनी और जबरू ने नाश्ता किया, चौकीदार ने चीते की खाल उतारकर एक पुरानी चादर में बांध दी। रेस्ट हाउस से रुखसत होते हुए अंकल चार्ली ने चौकीदार को बहुत से रुपए बतौर इनाम दिए। टोनी ने अपनी घड़ी उतारकर उसे दी। जबरू ने उसे गले लगाकर अलविदा कहा और वापस रवाना हो गए। इस खौफनाक दरिंदे की खाल अब भी अंकल चार्ली के ड्राइंग रूम में लगी हुई है। जबरू अब भी उसे देखकर खौफजदा हो जाता है और अंकल चार्ली अपने घर में आने वाले हर नए दोस्त से कहते हैं, बहसियत शिकारी, ये मेरा पहला शिकार है दोस्तों। आप दूसरा शिकार कब मारेंगे अंकल चार्ली? ओ टोनी, एक ही तजुर्बा बहुत काफी है दोस्त। जहाँ तक दरिंदों को करीब से देखने के शौक की बात है ना, वो चिड़ियाघर में भी देखे जा सकते हैं। ये बिल्कुल सोलाने खरी बात कर रहे हैं सरकार। जबरू, खिड़की में चीता। ये ये शहर है, जंगल नहीं, और यहाँ सीता नहीं आ सकता पागल खाने। ये